हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत के महान चिकित्सक। हमारे भारत के 2 महान चिकित्सक थे। कौन थे? तो एक थे सुश्रुत और एक चरक। ये 2 वैद्य थे। आइए इनके बारे में देखते हैं, इनका सारांश देखेंगे। ठीक है, सारांश है, आयु संबंधी ज्ञान यानी कि वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का संकलन ऋषियों द्वारा संहिताओं में हुआ है। सुश्रुत संहिता सल तंत्र प्रधान तथा चरक संहिताकार चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इनके लेखक सुश्रुत और चरक हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत 600 वर्ष ईसा पूर्व में जन्मे सुश्रुत आज भी प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो आजकल होते हैं प्लास्टिक सर्जरी, इसके जो जनक यानी कि इसके जो पिता है वो है सुश्रुत। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण इन्हीं ने किया था, सुश्रुत ने। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने वैदिक और शल्क चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दियोदास धोतरी के आश्रम में प्राप्त किए। ठीक है, इन्होंने वैदिक और शल्क चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में किसके यहाँ प्राप्त किया था? तो दियोदास धोतरी के आश्रम में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मूत्र नलिका से पत्थर निकालने, टूटी हड्डी को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। यानी कि ये जो मूत्र की जो नलिका होती है वहाँ से पत्थर निकालने और जो हड्डी टूट जाती है उसे जोड़ने और मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सक में दक्ष थे, यानी कि उसमें यह पूर्ण थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेशन से पहले कीटाणु मारने के लिए उपकरण गर्म करना और बीमार को नशीला द्रव पिलाना आज भी मान्य है। देखिए, ऑपरेशन करने से पहले हम जो होता है कीटाणुओं को मारने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे में कि कैंची वगैरह गर्म किया जाता है वो, और बीमारी को नशीला द्रव पिलाने में, जो आज भी यह सब मान्य है। आज भी ये सब किया जाता है। जो उपकरण होते हैं ऑपरेशन के समय इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आज भी गर्म किया जाता है। ठीक है, और जो नशीला द्रव है वो भी आजकल पिलाया जाता है। तो आज भी यह सब मान्य है। सुश्रुत ने अपने शिष्यों से कहा था, उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा? आइए देखते हैं। अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वो कहते हैं कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पूर्ण हो। ठीक है, दोनों से आता हो। आगे देखते हैं। सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में 101 उपकरणों की सूची दी है। उन्होंने कितने उपकरणों की सूची दी है? तो 101। आगे देखते हैं। आज भी उनके समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं, और आज भी उनके जैसे वो जो उपकरण का प्रयोग करते थे, वो जो यंत्र तंत्र का उपयोग करते थे, वो आज भी जो चिकित्सक होते हैं यानी जो डॉक्टर होते हैं वो प्रयोग में करते हैं, उसको लाते हैं। आइए आगे देखते हैं। चरक। ठीक है, आप उनका सुश्रुत का देख लिए, अब चरक का देखते हैं। ये किस प्रकार के वैद्य थे? ठीक है, चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता लिखी। इन्होंने किस पे चरक संहिता लिखी है? शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर। ठीक है, जो आज भी चिकित्सा जगत में सम्मानित है। ये संभवतः नागवंश में पैदा हुए और पश्चिमोत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये जो है नागवंश के में पैदा हुए। ठीक है, और पश्चिमोत्तर प्रदेश में ये रहते थे। कौन? तो चरक। ठीक है, आगे देखते हैं।
चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन प्रक्रिया और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। ये ऐसे पहले चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे यानी वैद्य थे जिन्होंने पाचन प्रक्रिया और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। आगे देखते हैं। इनके अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने स्पष्ट किया कि एक शरीर दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, ये इनके अनुसार जो है शरीर में वात, पित्त और कफ के कारण दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक शरीर दूसरे से भिन्न होता है यानी अलग होता है। आगे देखते हैं। शरीर के तीनों दोष असंतुलित होने से बीमारी पैदा हो जाती हैं। इन दोषों के संतुलन के लिए इन्होंने दवाइयाँ बनाई। ठीक है, इन्होंने दवाइयाँ बनाई। आगे देखते हैं। चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। ये जो है जीवाणुओं के, इन्हें कहा जा सकता है कि जीवाणुओं के जनक कहा जा सकता है इनको, चरक को, क्योंकि ये जो है शरीर के जीवाणुओं की उपस्थिति का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, आगे देखते हैं। चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में मान्यता दी कि बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधेपन, लंगड़ेपन जैसी विकलांगता माता पिता की कमी के कारण नहीं बल्कि डिम्बाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। इस लाइन के कहने का यह तात्पर्य है कि जो चरक ने आनुवंशिक के संबंध में मान्यता दी और इन्होंने बताया कि जो बच्चों में आनुवंशिक दोष आते हैं जैसे अंधेपन, लंगड़ेपन, विकलांगता, वो माता पिता की कमी से नहीं होता बल्कि ये डिम्बाणु या शुक्राणु की त्रुटि यानी कि डिम्बाणु या शुक्राणु की कमी से होता है। ठीक है, त्रुटि यानी गलती से होता है। ठीक है, शुक्राणु अगर इधर उधर हो जाता है तो बच्चे अंधा या लंगड़ा जैसे विकलांग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। यह मान्यता आज भी मान्य है। ठीक है, चरक ने दांतों सहित शरीर में 308 हड्डियों का होना बताया। इन्होंने बताया दांत भी है और इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 308 हड्डियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया और ये जो है चरक जी हैं जो उन्होंने शरीर की रचना, कैसे शरीर की बनावट है और भिन्न अंगों यानी कि सारे अंगों का अध्ययन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। और धमनियों में विकार आना बीमारी का कारण बताया और जो इन्होंने बताया कि धमनियों में जो विकार आते हैं वो बीमारी के कारण है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।